तो दोस्तों आज हो गया 23 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले में पलटवार करते हुए कहा है कि जब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सिर्फ भीड़ के जमा होने से कानून रद्द नहीं होंगे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेताया कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि वो इस महीने हरियाणा में किसान महापंचायत कर रहे हैं। सोनीपत जिले के खरखोदा की अनाज मंडी में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। उन्होंने किसान संघों से सरकारों को यह बताने की आग्रह किया है कि इन नए कानूनों में कौन सा प्रावधान उन्हें किसान विरोधी लगता है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कल केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी की 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने जो भाषण दिया था उसमें मैंने हिंदी में कहा था हम दो हमारे दो। इस सरकार में 2 लोगों ने सरकार से बाहर के 2 लोगों के साथ साझेदारी की हुई है। राहुल गांधी ने कल वायनाड में एक ट्रैक्टर रैली भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग इन 3 कानूनों को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाता। आपको बता दें कि करीब 90 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डरों पर हजारों किसान केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कानून को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधानमंडल में सोमवार को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत ये बजट मुख्य रूप से राज्य के गाँवों पर केंद्रित रहा। इसके साथ ही सरकार महिलाओं और युवाओं पर भी मेहरबान रही। आपको बता दें कि बजट में योजना मद का करीब 7% हिस्सा गांवों को चमकाने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने पर खर्च होगा, तो वहीं बाकी राशि से राज्य में होने वाले विकास की रोशनी भी गांवों को रोशन करेगी। आपको बता दें कि बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल के 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। युवाओं में कौशल विकास के लिए नया विभाग स्किल डेवलपमेंट के नाम से गठित होगा। 5 साल में 20 लाख रोजगार सृजन के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें आम जन के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिछले बजट की घोषणा को दोहराया गया है। उन्होंने कहा है कि 20 लाख रोजगार सृजन का झूठा ढोल सत्तारूढ़ दलों ने बिहार चुनाव में खूब बजाया। अब जब किसी तरह सत्ता में बैठ गए हैं तो सरकार 20 लाख रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट बिहार की जनता को नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बजट से मुख्यमंत्री लगातार एक खेल स्टेडियम बनवाने की घोषणा कर रहे हैं, पर यह स्टेडियम घोषणा से बाहर नहीं आ पा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में न बंद पड़े चीनी मिलों का जिक्र हुआ, न फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का हुआ, न ही औद्योगिक इकाई स्थापित करने का जिक्र हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने बजट नहीं जनता का मजाक उड़ाने वाला झूठ का पुलिंदा पेश किया है। रोजगार का कोई ब्लूप्रिंट सरकार ने नहीं रखा है। आम आदमी से जुड़ी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई का भी कोई जिक्र नहीं है। बजट में सिर्फ पुरानी बातों को दोहराया गया है। आज की 5वीं बड़ी खबर, हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का ये मामला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह ने यह कहकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की मानहानि की है कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी पैसों के लालच की वजह से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ अमजद ने कहा था कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे थे और माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन दोनों ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया है। आज की छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सियासी जंग में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की भी एंट्री हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी बंगाल में पार्टी के चुनावी अभियान को शुरुआत 25 फरवरी को कोलकाता के
के अल्पसंख्यक बहुल इलाके मटिया बुर्ज में रैली करके शुरू करेंगे। बिहार में एआईएमआईएम के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी के साथ संभवित गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी ने हाल ही में इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम का एक संगठन बनाया है। आपको बता दें कि बंगाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सचिव जमीउल हसन ने कहा कि इस चुनावी सीजन में हमारी पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के राज्य में ये पहली रैली होगी। वो राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली को लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा है कि एआईएमआईएम कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी की प्रॉक्सी है। असदुद्दीन ओवैसी को अच्छे से पता है कि यहाँ ज्यादा मुस्लिम बंगाली भाषी है और उन्हें समर्थन नहीं देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 21 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा ये सरकार लूट चुकी है महंगाई में, तेल के जरिए, ईंधन के जरिए। कितना? 21 लाख करोड़ रुपया। वो जो टैक्स की बात करते हैं कि देश कैसे चलेगा, अरे जो टैक्स देश के चलाने के लिए होता है उसकी तो आप अडानी को जमीन दे देते हो, उससे तो आप माल्या का लोन माफ कर देते हो, उससे तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचा देते हो, और हमसे पैसा मांगते हो। इसकी मार सब पे पड़ेगी। जब ईंधन का रेट बढ़ेगा, ईंधन का भाव बढ़ेगा, when price of fuel will hike, then it will impact on our daily life। हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। और जो वोट दबा करके आए हैं, बटन दबा करके आए हैं कमल का, उनको भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि जिस बदलाव के लिए आपने वोट किया था कि तेल 55 रुपये लीटर है, उसको कम पर लेकर आना है। एक बाबा है झूठे जो कोरोना की दवा बना रहे हैं अभी, उन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। बाबा, सरकार आपकी 35 रुपए पेट्रोल तो नहीं हुआ, लेकिन 3000 करोड़ की से ज्यादा की कंपनी का मालिक बाबा रामदेव हो गया। जो कल तक आंदोलन करते थे, आज अगर आंदोलन हम कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ तो कहते हैं आंदोलन जीवी है। कल ये कर रहे थे तो आंदोलन जीवी नहीं थे। जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में सलवार पहनकर भागा था तो वो आंदोलन जीवी नहीं था। जब मुरली मनोहर जोशी से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सब आंदोलन कर रहे थे तो क्या थे? इस देश को आजादी आंदोलन जीवियों ने कराया है। ये बात जानना होगा देश के लोगों को। और जिनके दिमाग में अभी भी नफरत का गोबर भरा हुआ है, वो सोचो, जब तेल 150 हो जाएगा और गैस 1000 हो जाएगा तो क्या बताओ आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या देश पहले नहीं चल रहा था? अगर राष्ट्र हित के लिए महंगा तेल खरीदना जरूरी है तो मैं कहता हूं कि अगर आपको देशभक्त बनना है तो आप 1000 रुपए लीटर बनो, हमें तो 50 लेने दो, पता चल जाएगा कौन देशभक्त कौन गद्दार। अगर देशभक्ति के लिए तेल महंगा लेना जरूरी है तो मैं महंगा तेल नहीं लूंगा। ये जितने मिनिस्टर्स हैं इनके, वो सब के सब अपनी सैलरी लेना बंद कर दें। अगर देश से इतना प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनना छोड़ दें। 8000 करोड़ का जेट मंगाता है इनका एक चीफ मिनिस्टर, और सारा बोझ आम जनता पर होगा, सारा बोझ गरीब पर होगा, सारा बोझ किसान पर होगा। जो ये ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसान पर, बुनकर पर और छोटे व्यापारी पर पड़ने वाला है। लेकिन अभी भी जिनके दिमाग में, जिनके ज़हन में ये घुसा हुआ है कि नहीं, ये तो हम देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, यही बात कहता था हिटलर। उसने देशभक्ति के नाम पर लोगों को बहुत लूटा था, उसने बहुत लूटा था, लेकिन क्या हासिल हुआ?
इसीलिए आपसे मैं अपील करने के लिए उपस्थित हुआ कि महंगाई डायन थी, है और रहेगी।